शरणं सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है आज के अम्बेडकर संदेश में। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे जाति प्रथा की जड़ सजातीय प्रथा, यानी कि सजातीय विवाह जो प्रथा है। इस बात को लेकर बाबा साहब बहुत स्पष्ट हैं। कहते हैं मैं मानता हूँ कि सजातीय जो प्रथा है वही जाति प्रथा की जड़ है। ऐसा बाबा साहब क्यों मानते हैं और इसके पक्ष में ये जो बाबा साहब मानते हैं इसके पक्ष में क्या तर्क प्रस्तुत करते हैं, क्या प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, आज के अम्बेडकर संदेश में हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ सजातीय प्रथा क्या विदेशी प्रथा है, इस बारे में भी बाबा साहब ने सटीक मार्गदर्शन यहाँ पर किया है। सम्मानित साथियों, साथ ही साथ एक और बात यहाँ पर निकल कर आएगी कि स्त्री और पुरुषों की समान संख्या होती है। तो ऐसे में मान लीजिए पुरुष पति खत्म हो जाता है, एक्सपायर कर जाता है, तो पत्नी का क्या होना चाहिए। संख्या समान रखने के उद्देश्य से यहाँ पर, या पत्नी एक्सपायर हो जाती है तो पति का क्या होना चाहिए, उसके कौन से तरीके हैं संख्या समान रखने का स्त्री पुरुष। तो इस बारे में, यानी कि संतुलन जो लिंग के आधार पर अगर संतुलन रखना है, तो इस संबंध में भी बाबा साहब ने बहुत ही सटीक मार्गदर्शन किया है। आज का अम्बेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है, आप अंत तक वॉच करें। हमारा आपसे विशेष निवेदन है कि अगर आपने इस वीडियो को देखना प्रारंभ कर दिया, अम्बेडकर संदेश में जो टॉपिक है आज हम प्रस्तुत अभी करेंगे 1 मिनट के अंदर, उस टॉपिक को जैसे ही हम शुरू करेंगे उसके बाद अगर आपके पास समय है अंत तक सुनने के लिए, तो ही आप इस अम्बेडकर संदेश को आप सुने। बीच में अगर आप छोड़ देते हैं तो काफ़ी भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि जब अंत तक आप सुनेंगे, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि ये जो चैप्टर है जिसके अंतर्गत आज का अम्बेडकर संदेश है, भारत में जाति प्रथा, ये जब तक पूरा चैप्टर क्लियर नहीं हो जाता तब तक हम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। लेकिन फिर भी कंप्लीट जो अम्बेडकर संदेश है वो शुरू से लेकर आखिरी तक एक टॉपिक विशेष को लेकर चल रहे हैं और उसका निष्कर्ष जरूर आपको मिलेगा आज ही, लेकिन अंत तक सुनेंगे तभी मिलेगा। आज के अम्बेडकर संदेश में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 1 से भारत में जाति प्रथा एवं जाति प्रथा उन्मूलन, इसी विषय पर आज के अम्बेडकर संदेश पेज नंबर 9 से पेज नंबर 12 तक हम आपके समक्ष अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बादशाह लिखते हैं कि आप भली भांति जानते हैं, समझ सकते हैं कि मैं सजातीय विवाह को जाति प्रथा की जड़ क्यों मानता हूँ। सजातीय विवाह को बाबा साहब जाति प्रथा की जड़ मानते हैं और इसी पर विभिन्न तर्क आज प्रस्तुत कर रहे हैं। बाबा साहब के उन तर्कों को हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। बाबा साहब लिखते हैं कि मैं आपको पशुपेश में डालना नहीं चाहता, मैं इस पर प्रकाश डालता हूँ। यहाँ ये बताना असंगत न होगा कि आज दुनिया का कोई अन्य सभ्य देश ऐसा नहीं है जो आदिम मान्यताओं से लिपटा हो। इस देश का धर्म आदिम है और इसके आदिम संकेत इस आधुनिक काल में भी पूरे जोर शोर से इस पर हावी हैं। इस सिलसिले में मैं बहिर्गोत्र विवाह का उल्लेख करना चाहता हूँ। आदिम युग में बहिर्गोत्र विवाहों का प्रचलन सर्वविदित है। युग परिवर्तन के साथ साथ तो इस शब्द की सार्थकता ही जाती रही है और रक्त के घनिष्ठतम रिश्ते को छोड़कर इस संबंध में विवाहों पर कोई प्रतिबंध ही नहीं रहा। लेकिन भारत में आज भी बहिर्गोत्र विवाह प्रथा ही प्रचलित है। भारतीय समाज में आज भी कबीला प्रथा मौजूद है, हालांकि कबीले नहीं रहे। विवाह पद्धति इसका प्रमाण है जो बहिर्गोत्र प्रथा पर आधारित है। यहाँ सपिंड विवाह पर ही प्रतिबंध नहीं है, बल्कि सगोत्र विवाह भी अपवित्र माने जाते हैं। इसलिए आपको सबसे महत्वपूर्ण बात यह याद रखनी है कि सजातीय प्रथा भारत के लिए विदेशी प्रथा है। सजातीय जो विवाह प्रथा है वो भारत के लिए विदेशी प्रथा है, बाबा साहब ऐसा कहते हैं। आगे कहते हैं कि भारत में विभिन्न गोत्र हैं और ये बहिर्गोत्र विवाह से संबंधित है। ऐसे ही अन्य वर्ग भी हैं जो टोटम अर्थात देवों को मानते हैं। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत में बहिर्गोत्र विवाह एक विधान है और इसका उल्लंघन संभव नहीं है। यहाँ तक कि जाति भीतर विवाह प्रथा के बावजूद गोत्र बाहर
विवाह पद्धति का कठोरता से पालन किया जाता है। गोत्र बाहर विवाह करने की प्रथा का उल्लंघन करने पर जाति विवाह बाहर करने वालों की तुलना में कठोर दंड का प्रावधान है। आप देख सकते हैं कि बहिर्गोत्र विवाह का नियम बना दिया जाए तो जाति प्रथा का आधार ही मिट जाए, क्योंकि बहिर्गोत्र का अर्थ परस्पर विलय है, परंतु हमारे यहाँ जाति प्रथा है। परिणाम यही निकलता है कि यहाँ जहाँ तक भारत का संबंध है, यहाँ बहिर्गोत्र विवाह विधान से अंततः जाति अर्थात सजाति विवाह विधान भी जुड़ा है। बहरहाल मूल रूप से बहिर्गोत्रीय समाज में सजाति विवाह विधान का पालन सरलता से संभव है, जो जाति प्रथा का मूल है और एक गंभीर समस्या है। इसी विधान के माध्यम से बहिर्गोत्र विवाहों के रहते सजाति विवाह होता है। इसी पर विचार करके हमें अपनी समस्या का समाधान मिल सकता है। इस प्रकार सजाति विवाह प्रथा की बहिर्गोत्रीय विवाहों पर जकड़ ही जाति प्रथा का कारक है। लेकिन बात इतनी सरल नहीं है। हम मान लेते हैं कि एक ऐसा समुदाय है जो एक जाति बनाना चाहता है और विचार करता है कि सजातीय विवाह प्रथा के प्रचलन के लिए कौन सा माध्यम अपनाएं। यदि कोई समुदाय सजातीय विवाह पद्धति को दरकिनार करके अंतरजातीय विवाह निषेध का उल्लंघन करता है और अपने समुदाय के बाहर विवाह रचा लेता है, तो वह व्यर्थ है। विशेष रूप से इस परिप्रेक्ष्य में कि सजातीय विवाह प्रथा के पहले सभी विवाह बहिर्गोत्र होते थे, फिर भी सभी वर्गों में यह प्रकृति है कि वे सम्मिश्रण के पक्षधर हैं और वे एक सजातीय वर्ग में संगठित हो जाते हैं। यदि इस प्रकृति का प्रतिकार किया जाए तो यह आवश्यक है कि जिन वर्गों के बीच विवाह संबंध नहीं है उन्हें भी प्रतिबंधित वर्ग में सम्मिलित किया जाए। इसके लिए आवश्यक है परिधि का बढ़ाया जाना। इसके बावजूद बाहरी समुदाय में शादी व्यवहार को रोक देने से आंतरिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं जिनका समाधान सरल नहीं है। मोटे तौर पर सभी वर्गों में स्त्री पुरुष संख्या समान होती है और समान वय के स्त्री पुरुष में बराबरी भी होती है, किंतु समाज उन्हें बराबर नहीं मानता। साथ ही जो समुदाय जाति संरचना करता है उसमें स्त्री पुरुष समानता परम लक्ष्य होता है। इसके बिना सजातीय विवाह प्रथा सफल नहीं हो सकती। स्वाभाविक है, स्त्री पुरुष समान संख्या में होंगे तभी सजातीय विवाह हो पाएगा, क्योंकि जितने पुरुष उतनी ही महिलाएं होंगी। इस तरह की बात यहाँ पर कही जा रही है। भाषा कहते हैं कि इसी तथ्य को इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि यदि सजातीय विवाह प्रथा को बनाए रखना है तो आंतरिक दृष्टि से दाम्पत्य अधिकारों का विधान रखना होगा, अन्यथा समाज के लोग दायरे से बाहर हो जाएंगे। यदि आंतरिक दृष्टि से दाम्पत्य अधिकार दिए जाते हैं तो जाति संरचना की सफलता के लिए स्त्री पुरुष संख्या समान रखनी आवश्यक होगी। दोनों के बीच भारी संख्या विषमता होने से सजातीय विवाह प्रथा चरमरा उठेगी। जातियों की समस्या के समाधान के लिए विवाह योग्य स्त्री पुरुष संख्या की असमानता को रोकना होगा। प्रकृति इसमें सहायक तभी हो सकती है जब पति के साथ पत्नी या पत्नी के साथ पति की मृत्यु हो जाए। इससे ही यह संतुलन बना रह सकता है। ऐसा असंभव है। वास्तव में पति के मरने पर पत्नी बच जाती है और पत्नी के मरने पर पति बचा रह जाता है। इस प्रकार इन बचे रहे स्त्री पुरुषों की व्यवस्था करनी होगी, अन्यथा ऐसा हो सकता है कि कोई बचा हुआ पुरुष या स्त्री जात के बाहर विवाह करके जाति व्यवस्था के जाल को छिन्न भिन्न कर दे। यदि उन्हें स्वतंत्र रहने दिया गया और उन्हें नव युगल बनाने का कोई नियम नहीं बनता है तो इस प्रकार के अतिरिक्त स्त्री पुरुष बचे रहेंगे। ऐसे ये बहुत संभव है कि वे सीमाएं लांघ जाएं तथा बाहर विवाह रचा लें और जाति में विजातीय लोगों को भर लें। अब हम यह देखें कि जिस वर्ग की हमने ऊपर कल्पना की है वह इन बचे हुए स्त्री पुरुष का क्या करेगा। पहले हम विधवा स्त्रियों को लेते हैं। उनका दो तरह से इंतजाम किया जा सकता है जिससे कि सजातीय विवाह प्रथा बनी रहे। पहला, उसे उसके मृत पति के साथ जला दिया जाए और उससे मुक्ति पा ली जाए। स्त्री पुरुष अंतर को घटाने के लिए यह एक अव्यवहारिक तरीका है। कुछ मामलों में यह संभव है, कुछ में नहीं है। नतीजा ये निकला कि प्रत्येक स्त्री को ठिकाने नहीं लगाया जा सकता। वैसे यह एक आसान तरीका है लेकिन बहुत कठिन स्थिति है।
इस तरह विधवाएं यदि ठिकाने नहीं लगाई जा सकें और वे जाति में ही बनी रहें तो दोहरा खतरा पैदा हो जाता है। वह जात बाहर विवाह कर लेगी और सजातिवाद को तिलांजलि दे देगी या मुकाबलेबाजी में अपनी जाति की उन स्त्रियों का हक मान लेगी जो विवाह योग्य हैं। इस तरह यह खतरा है यदि वह उसके पति के साथ जलाई न जा सके तो उसका कुछ इंतजाम करना होगा। सामान्य साथियों, सती प्रथा का नाम आपने सुना होगा। ये किसी समय भारत में हुआ करता था। दूसरा निराकरण है कि उन्हें हमेशा के लिए विधवा रहने दिया जाए। जहां तक वांछित परिणाम का संबंध है उसे जला देना सदा विधवा बनाए रखने से बेहतर है। जला देने से तीनों आशंकाएं जिनका विधवा को सामना करना पड़ता है नष्ट हो जाती हैं। मरने से वो कोई समस्या नहीं रहेगी और न जाति के बाहर और न ही जाति में पुनर्विवाह करेगी, परंतु उसे विधवा रूप में जीवित रहने देना जलाने से अच्छा और व्यवहारिक भी है। जहां यह अपेक्षाकृत मानवीय प्रथा है, इससे पुनर्विवाह की आशंका भी टलती है, परंतु इससे उस वर्ग की नैतिकता स्थापित नहीं रह सकती। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनिवार्य वैधव्य में स्त्री बच जाती है, परंतु पूरे जीवन उसे किसी की वैध पत्नी बनने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। ये अनैतिकता है। भाषा लिखते हैं कि इससे अनैतिकता के लिए रास्ते खुलते हैं, लेकिन ये कोई दुस्साध्य कार्य नहीं है। उसे इस हालत में लाया जा सकता है कि उसमें आकर्षण लेश मात्र भी न बचे। जाति संरचना करने वाले समुदाय में बचे पुरुषों की यानी कि विधुरों की समस्या अधिक महत्वपूर्ण है। ये विधवाओं की अपेक्षा अधिक विकराल है। इतिहास के आरंभ से ही पुरुष का स्त्री की अपेक्षा अधिक महत्व रहा है। इसका प्रभुत्व हर समाज में रहा है। इसकी प्रतिष्ठा अधिक रही है। पुरुष की परंपरागत श्रेष्ठता के कारण उसकी इच्छाओं का सदा सम्मान किया जाता रहा है। दूसरी ओर नारी सदा धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक असमानताओं का शिकार होती रही है। इस हालत में विधवाओं के साथ वैसा ही बर्ताव नहीं किया गया है जैसा बचे हुए पुरुषों के साथ किया गया है। उसे उसकी मृत पत्नी के साथ जला डालना दो कारणों से खतरनाक है। पहली बात तो यह है कि ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वह पुरुष है। दूसरे, यदि ऐसा किया जाए तो एक तगड़ा व्यक्ति जाति की खातिर लुप्त हो जाएगा। अब उससे आसानी से निपटने के लिए दो विकल्प रह जाते हैं। वो दो विकल्प कौन से, जानना जरूरी है। मैं इन्हें आसान विकल्प इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि वह समाज के लिए उपयोगी है। बाबा साहब लिखते हैं कि वह समाज के लिए कितना ही महत्वपूर्ण हो, सजाती विवाह इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है और इसलिए समाधान ऐसा होना चाहिए जो इन दोनों लक्ष्यों की पूर्ति करे। ऐसी परिस्थितियों में उसे भी विधवा की तरह आजीवन विधु रहने के लिए बाध्य या मेरे विचार से ऐसा करने के लिए राजी किया जा सकता है। यह समाधान बिल्कुल मुश्किल नहीं है क्योंकि कुछ बिना विवश किए भी आत्म संयम बरत सकते हैं या वे इससे भी 4 कदम आगे बढ़कर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं। लेकिन मानव प्रकृति के देखते हुए ऐसी अपेक्षा आसानी से पूर्ण नहीं हो सकती। दूसरी स्थिति में संभव है कि ऐसा व्यक्ति समूह की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने पर उसके नैतिक सिद्धांतों के लिए खतरा बन सकता है। दूसरे दृष्टिकोण से देखने पर यद्यपि ब्रह्मचर्य व्रत उन मामलों में आसान है जहां इसे सफलता से अपनाया जाता है, लेकिन फिर भी जात की भौतिक सुख समृद्धि के लिए लाभदायक नहीं है। यदि वह सही अर्थों में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है और सांसारिक सुखों का त्याग कर देता है तो वह जात के नैतिक मूल्यों या सजातीय विवाह के लिए खतरा नहीं होगा जैसा कि उसके सांसारिक जीवन बिताने पर होता। जहां तक भौतिक सुख समृद्धि का प्रश्न है, ब्रह्मचारी की तरह जीवन यापन करने वाला व्यक्ति जला दिए गए व्यक्ति के समान है। प्रभावी सौहार्दपूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए जाति के सदस्यों की निर्धारित संख्या होनी चाहिए। विधुरों पर ब्रह्मचर्य थोपना सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से विफल रहता है। यह जाति के हित में है कि वह गृहस्थ रहे। समस्या केवल ये है कि उसे जाति में से ही पत्नी सुलभ कराई जाए। शुरू में इसमें कठिनाई होती है क्योंकि जातियों में स्त्री और पुरुष का अनुपात 1:1 का है। इस तरह किसी के दोबारा विवाह की गुंजाइश नहीं होती क्योंकि जब जातियों की परिधियां बनी होती हैं तो विवाह योग्य पुरुषों और स्त्रियों की संख्या पूरी तरह संतुलित होती है। इन परिस्थितियों में विदुर को जाति में रखने के लिए उसका पुनर्विवाह उन बालिकाओं से किया जा सकता है जो अभी विवाह योग्य ना हो।
विद्रोह के लिए यह यथासंभव उपाय है। इस प्रकार वह जाति में बना रहेगा। इस प्रकार उनके जाति से बाहर निकलने और उनकी संख्या में कमी को रोका जा सकेगा और सजातीय विवाह वाले समाज में नैतिकता भी बनी रहेगी। तो सम्मानित साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश में जो प्रश्न हम लेकर चले थे उन प्रश्नों का जवाब बखूबी आपको मिल चुका है। प्रश्न हमारा ये था कि जाति प्रथा की जड़ है सजातीय विवाह प्रथा। ये बात बाबा साहब मानते हैं। क्यों मानते हैं ये आपने महसूस किया। सजातीय प्रथा क्या विदेशी प्रथा है, इस बारे में आपको बताना है। हालांकि हमने आपके समक्ष यहाँ बाबा साहब के इस लेख को यहाँ पर रखा है और इसमें स्टार्टिंग में ही ये बात सामने आई है कि सही मायने में सजातीय प्रथा क्या विदेशी प्रथा है। आपको हाँ या ना में जवाब देना है। इतना आसान क्वेश्चन का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। सामान्य साथियों, टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में जाति प्रथा, जाति है कि जाति नहीं, तो जाति प्रथा, अगर जाति है तो जाति प्रथा है। और बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आज का अम्बेडकर संदेश खास है और इसलिए आपसे हमारा निवेदन है। हालांकि कई बार हम निवेदन तो आपसे करते हैं लेकिन आप मानते नहीं हैं, लेकिन कई साथी ऐसे हैं जो लगातार अम्बेडकर संदेश को शेयर भी करते हैं, अंत तक वॉच भी करते हैं, हर प्रश्न का जवाब भी देते हैं। हम आपके प्रति तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हैं कि आप लगातार हर परिस्थिति में अम्बेडकर संदेश के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार बने हुए हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सम्मानित साथियों, निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ अब दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुत करता क्रम मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।